हमारा जो टॉपिक है वो बेसिक अकाउंटिंग है और बेसिक अकाउंटिंग में हमने पार्ट 1 पढ़ा जिसमें आपको हमने एसेट के बारे में बताया। आज हम इसी तरीके से बेसिक अकाउंटिंग में लाइब्रेरीज़ और कैपिटल के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक अकाउंटिंग पार्ट 2। हम जो है लाइब्रेरी से शुरू करते हैं। लाइब्रेरीज जो वर्ड है वो प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर वर्ड जो होता है लाइबिलिटी होता है। लाइब्रेरी को नॉर्मली तौर पे कहा जाता है ऑब्लिगेशन। क्या कहा जाता है? ऑब्लिगेशन। एक ये कॉमन वर्ड है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। टू बी परफॉर्म, यानी लाइबिलिटी जो हमें परफॉर्म करनी है उसे कहते हैं ऑब्लिगेशन, राइट। तो इस वर्ड को समझने से पहले हम आपको बताते हैं ट्रांजैक्शन के बारे में। ट्रांजैक्शन के बारे में क्या बताया था आपको मैंने? ट्रांजैक्शन जो है 2 बेसिस होती है। एक कैश बेसिस होती है, कैश बेसिस, और एक जो है हमारे पास क्रेडिट बेसिस होती है। तो ट्रांजैक्शन का मतलब है डीलिंग बिटवीन 2 पर्सन थिंग्स, ये हमारी ट्रांजैक्शन कहलाती हैं। तो वो या तो कैश की बेसिस पे होंगी या फिर क्या होंगी, क्रेडिट पे। कैश का मतलब क्या होता है? कैश का मतलब होता है कोई भी ट्रांजैक्शन की, परचेज किया, सेल्स किया, एक्सपेंसेस किए और उसकी पेमेंट उसी वक्त कर दी जाए, वो कैश बेसिस होती है। या आपको पैसा उसी वक्त मिल जाए, वो कैश बेसिस। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन होगी, परचेज कर लिया या सेल्स कर लिया या एक्सपेंसेस कर लिए, बट द पेमेंट जो है हमने पोस्टपोन कर दी या कस्टमर ने आपको पोस्टपोन कर दिया, कहा कि आपको बाद में देगा, 2 डेज़, 3 डेज़, आफ्टर 2 डेज़, आफ्टर 3 डेज़ या 30 डेज़, जो ऑन जो भी है। तो इसका मतलब है कि पेमेंट अगर उस वक्त ना हो या पेमेंट उस वक्त ना रिसीव हो या पेमेंट जो है यानी अमाउंट जो है, इसका पेमेंट की बजाय अगर मैं वर्ड्स अमाउंट लगूँ ज़्यादा अच्छा है, अमाउंट उस वक्त रिसीव हो या ना हो, वो हमारी क्या कहलाती है, क्रेडिट बेसिस। क्लियर, ठीक ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने परचेज़ किया, परचेज़ किया, आप कुछ भी परचेज़ कर सकते हैं, एसेस परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है, सर्विस परचेज़ कर सकते हैं, किसी कंसल्टेंट की सर्विस ले सकते हैं, ये सारी की सारी किस में परचेज़ में आ जाएंगी, राइट। इसके अलावा सेल्स है, सेल्स है, इसके अलावा एक्सपेंसेस है, राइट। तो ये हमारे के सारे ट्रांजैक्शन जो होंगी वो क्रेडिट पे भी हो सकती हैं और कैश पे। अब इसको देखें, इसको हटा दें, सेल्स को यहाँ से हटा दें, सिर्फ किसको ले लें, परचेस और ये ले लें। जब परचेस और एक्सपेंस को लेंगे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होगा यहाँ से जो है आपके पास आ जाएगी ऑब्लिगेशन। क्या आ जाएगी? ऑब्लिगेशन। कैसे ऑब्लिगेशन आएगी? अगर क्रेडिट, क्योंकि हमने कोई भी एसेट जो है अपने बिजनेस के लिए परचेस कर लिया, राइट। अब हमें पैसे देना है तो हमारी क्या बन गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि पेमेंट करनी है। इसी तरह से जो है आप रेंट ड्यू हो चुका है, रेंट देना है। इसी तरह से जो है आपके पास जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वर्क कर चुके हैं, राइट। तो अब आपको उनकी सैलरीज पे करनी है, तो ये कंपनी पे लिए जो है वो क्या कहलाएगी, ऑब्लिगेशन कहलाएगी। तो इसी ऑब्लिगेशन का नाम हम क्या कहते हैं, ये कहलाता है लायबिलिटी। यही हम इसको क्या कहते हैं, लायबिलिटी कहते हैं। क्लियर बात हो गई। अच्छा, यहाँ पर जो है हमने क्या लिखा है, यहाँ लिखा है देखें, डेट्स एंड ऑब्लिगेशन। नहीं, अच्छा, यहाँ एक और लफ्ज़ है, यहाँ है आर क्लेम अगेंस्ट एसेट। अब एसेट देखें, एसेट कंपनी में जो है क्लेम अगेंस्ट एसेट कह सकते हैं। ये तो ऑब्लिगेशन के बारे में आपको बता दिया। अब क्लेम्स अगेंस्ट एसेट है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, मैंने आपको कहा है कि कंपनी में जो एसेट हैं, एसेट होते हैं। अब एसेट 2 तरीके से आते हैं। एसेट किस तरीके से आते हैं? 2 तरीके से आते हैं। एसेट या तो जो है उसको ऑनर देगा, ठीक ना, ऑनर प्रोवाइडेड, या भी जो है आप जो है अब किस पे लेंगे, लोन प्रोवाइडेड। तो एसेट्स मैंने यहाँ लिखा है कि एसेट जो है या तो जो कंपनी में आ रहे हैं, या तो आप किसकी बेस पे लेंगे, डेट की बेस पे लेंगे, जिसे हम लोन बेस मतलब डेट बेसिस, डेट बेसिस पे लेंगे, यानी कि आपने इसको करा। और ऑनर बेसिस, ऑनर बेसिस मतलब कैपिटल। वो कैसे आएगा, कैसे? एक कंपनी है, इस्टेब्लिश होती है
और ऑनर जो है उस कंपनी में 1 लाख जो है वो इन्वेस्ट करता है। अब उसी से ही एसेट आए ना, कैश सबसे पहले क्या है, कैश आए, और फिर इस कैश से ही हमने तमाम एसेट जो है वो परचेज़ किए। अब हम कोई बिज़नेस है, और ऐसा बहुत होता है कि बिज़नेस है, बिज़नेस स्टैब्लिश हो रहा है, और टोटल बिज़नेस के लिए हमें कितना चाहिए, 200 चाहिए। कंपनी के जो ऑनर है, कैपिटल है, वो कैपिटल से जो है 150 आए, और 50,000 जो है, 50,000 जो है वो किससे आए, वो उधार की बेस पे आए। तो इसका मतलब ये क्या है, कैपिटल, क्योंकि ऑनर ने अपनी तरफ से दिए हैं, अपनी सेविंग से दिए हैं, उसकी अपना ऑनरशिप में से दिए हैं। तो और बाकी जो 50,000 के जो एसेट्स आए वो हमने बैंक से लोन लिए, या जो है हमने किसी और तरीके से जो है एसेट्स को एक्वायर किया, लेकिन वो ऑनर के अपने पैसे नहीं चाहिए थे, बल्कि हमने उधार पे लिए। तो इसका मतलब हुआ कि एसेट जो है वो 2 तरीके से आते हैं, ठीक है। अब क्लेम्स का मतलब क्या होता है, क्लेम्स का मतलब होता है कि जो लायबिलिटीज क्लेम की होता है, ये जो एसेट प्रोवाइड करने वाला है, हम कहते हैं जैसे बैंक से आपने कोई लोन लिया, बैंक से लोन लिया घर बनाने के लिए, उसका मतलब क्या होगा, बैंक ने आपके उस घर के लिए क्या किया, फंडिंग की है, तो वो क्लेम कराएगा बैंक के लिए। किस सूरत में, इन केस अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है आप, तो आपको वो बैंक जो है हाउस लेकर अपना अमाउंट जो है रिकवर कर सकता है। तो ऐसी बहुत सारी सूरत हाल होती हैं जहाँ पर कंपनी जो है लिक्विडेट हो जाती है, यानी बंद हो जाती है किसी भी रीज़न की वजह से, नॉर्मली जो है वो नहीं चलने की वजह से होती है। तो उस सूरत हाल में क्या होता है कि हमें सबसे पहले अपनी लायबिलिटी को पे करना था, जो एसेट हमारे पास अवेलेबल हैं, राइट। क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि एसेट आपने मिसाल के तौर पर एसेट लिए हैं, आपके पास एसेट पड़े हैं 1 मिलियन के, और जबकि इस एसेट में 1 मिलियन के एसेट्स हैं, टोटल कितने एसेट्स हैं 1 मिलियन के, उसमें से जो ऑनर ने प्रोवाइड किए हैं वो किए हैं हमने 700 के, जबकि लाइब्रेरीज के थ्रू आए हैं, लोन के थ्रू आए हैं, या हमने किसी से उधार लिए हैं वो लिए हैं 300 के। तो इसका मतलब होगा अगर लिक्विडेट कंपनी होती है, कंपनी बंद होती है, तो उस सूरत में तो हमें जो एसेट्स टोटल हैं उसमें से हमें सबसे पहले पे आउट किसको करना पड़ेगा, इस लाइब्रेरी को पे करना पड़ेगा, फिर जाके ही जो है वो ऑनर ले सकता है 700। तो ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि अब लाइब्रेरी को यहाँ लिखा है एग्जिस्टिंग डेट्स एंड ऑब्लिगेशन। एग्जिस्टिंग का मतलब होता है करंट, जो आपके पास में लाइब्रेरी थी और उसको आपने सेटल कर दिया तो वो लाइब्रेरी नहीं कहलाती। लाइब्रेरी का मतलब है जिसे अभी आपको करंटली आपको देने हैं, राइट। यहाँ बात अब यहाँ और हमने लिखा बिजनेस यूजली बोरो मनी एंड परचेज मर्चेंडाइज और सर्विस ऑन क्रेडिट, जो मैंने यहाँ पर आपको बयान किया है, जो इसको आपको मैंने यहाँ डिटेल दी है कि क्या कर सकते, बैंक से लोन लिया आपने, राइट, आपने मर्चेंडाइज परचेज़ की, आपने एसेट्स परचेज़ की, आपने सर्विस परचेज़ की। तो वो सर्विस कैसे परचेज़ कर सकते हैं, सर्विस का मतलब है कि आपको एडवर्टाइजिंग अपने बिज़नेस की करनी है तो आपने सर्विस ली, कोई लॉयर की आपने जो है कंसल्टेशन ली, उसकी सर्विस हो गई, तो वो भी आप उधार पे कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि लाइब्रेरी हमारे पास कितनी टाइप्स की हो सकती हैं। लाइब्रेरी हमारे पास जो है 2 टाइप्स की होती है एज़ पर अकाउंटिंग ईयर या ऑपरेटिंग साइकिल। अकाउंटिंग ईयर जो है नॉर्मली कितना होता है 12 मंथ्स का, तो वो तमाम लाइब्रेरी जो 12 मंथ के विद इन द 12 मंथ जो है वो सेटल कर दी जाए, ऑब्लिगेशन जो है परफॉर्म कर दी जाए, वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी कहलाती है करंट लाइब्रेरी। नॉन करंट लाइब्रेरी क्या होती है कि वो जिसे रिक्वायर्ड हो मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर पेमेंट के लिए, सेटलमेंट के लिए, वो हमारी कहलाती है नॉन करंट लाइब्रेरी। इसको अक्सर जो है शॉर्ट टर्म लाइब्रेरी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म, और इसे जो है लॉन्ग टर्म भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी कहते हैं। तो लाइबिलिटी का लिखा व्हेन द एंटिटी एक्सपेक्ट टू पे और सेटल द ऑब्लिगेशन विद इन 1 ईयर और ऑपरेटिंग साइकिल फ्रॉम द इनिशियल डेट। यहाँ क्या है, इनिशियल डेट, यानी कि इनिशियल का मतलब होगा जिस टाइम पे लाइबिलिटी राइज होगी वहाँ से काउंट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपका अकाउंटिंग ईयर जो है, अकाउंटिंग ईयर जो है वो किस पे है, जनवरी 1 से स्टार्ट होता है और दिसंबर 31 को एंड होता है। और अगर आपने लाइब्रेरी आपके पास है फरवरी को, आपने लाइब्रेरी फरवरी जो है 10 को लाइब्रेरी जो है वो इनिशिएट हुई, इनिशिएट का मतलब होना, राइट, जिस टाइम पे वो जो है लाइब्रेरी अराइज हुई है तो वो हमारा इनिशिएट है। तो फरवरी 10 का है तो इसका मतलब है कि फरवरी 10 से अगर दिसंबर 31 को लगाएंगे तो ये क्या कहलाएगी, करंट लाइब्रेरी कहलाएगी, क्योंकि हमने जो है इस डेट को अगर देखेंगे तो इसके अंदर अंदर हमने देने, फॉर एग्जाम्पल फरवरी 10 को की और हमने कहा इसको 30 डेज़ के अंदर करना है,
या फॉर एग्जाम्पल हमने कहा 60 डेज़ के अंदर करना है, या फॉर एग्जाम्पल हमने कहा 90 डेज़ के अंदर इसको जो है वो सेटल करना है, तो ऐसी लाइबिलिटी हमारे पास क्या होंगी, करंट लाइबिलिटी। अगर फॉर एग्जाम्पल एक और मिसाल, जैसे इनिशियल डेट की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि दिसंबर 31 को जो है लाइबिलिटी क्लियर हो जाती है, तो इसका मतलब है आपका अकाउंटिंग ईयर जो है क्लोज हो रहा है दिसंबर 31 को, और लेकिन लाइबिलिटी तो नेक्स्ट ईयर ही जाके जो है उसको सेटलमेंट करना होगा, तो ये भी लाइबिलिटी क्या कराएगी, करंट, क्योंकि इनिशियल डेट से आप लगाएंगे 12 मंथ, तो वो उस पीरियड के अंदर जो है आपकी लाइबिलिटी पे होनी चाहिए। क्लियर बात होगी। अब इसी तरह से इसके लिए भी वही है कि मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर, बहुत सारे बैंक के लोन हैं जो कि आपको पेमेंट करनी होती है 5 ईयर्स में, 10 ईयर्स में, या जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए जो है बैंक से लोन लिए जाते हैं, कंपनी लेती है, तो 5 ईयर्स में इसकी सेटलमेंट होती है, 10 ईयर्स में सेटलमेंट होती है, ये हमारी क्या कहती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। अब करंट लाइबिलिटी क्या होती है, किस टाइप की लाइबिलिटी होती है, वो अब हम यहाँ पर देखते हैं। हमने जैसे कहा है कि आपको यहाँ बताया कि आप एसेट भी परचेस करते हैं और सर्विस भी आप परचेस करते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपके पास जो लाइबिलिटी की टाइप्स में आ सकती हैं वो जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंट पेबल, अकाउंट पेबल का मतलब होता है कि कोई भी मर्चेंडाइज या एसेट, मैं यहाँ पर वर्ड्स अगर एसेट लिख दूँ तो ये ब्रॉड वर्ड्स हो गया। एसेट जो अगर आप परचेज करेंगे, एसेट परचेज ऑन क्रेडिट, अगर एसेट को आपने परचेज किया क्रेडिट पे तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, उसके लिए हमें अकाउंट पेएबल कहना। वर्ड जो पेएबल है, पेएबल का मतलब ये क्या होता है कि अभी हमने पेमेंट करनी है, तो ये वर्ड्स इसलिए पेएबल। अकाउंट इस वजह से लिखते हैं क्योंकि देखें जब आप कैश पे कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो क्या होगा, कोई भी आपने जो है बिल्डिंग खरीदी और उसका कैश दे दिया, तो आपके पास क्या आया, एक आपके पास आएगी बिल्डिंग, क्योंकि मैंने बताया ट्रांजेक्शन क्या होती है, टू वे होती है ना, टू वे डीलिंग होती है, तो बिल्डिंग आई आपके पास और आपके पास से क्या गया, कैश किया, तो हमने बिल्डिंग को बिल्डिंग के नाम से रिकॉर्ड किया और कैश को कैश के नाम से रिकॉर्ड किया, राइट। लेकिन जब हमने बिल्डिंग खरीदी, सही ना, बिल्डिंग हमने खरीद ली और क्रेडिट पे खरीदी, तो आप क्या क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे अमाउंट देना, कैश तो नहीं गया ना उस टाइम, तो वहाँ पर भी आप क्या लिखते हैं, बिल्डिंग खरीदी लेकिन किसकी बुनियाद पे, अकाउंट पेएबल। और अकाउंट पेएबल फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग आपने किससे खरीदी, ये बिल्डिंग आपने खरीदी ए एंड को से, तो उसका क्या करेंगे, नाम लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, बिल्डिंग ली लेकिन किस पे ली, क्रेडिट पे ली, और वो किससे ली, ए एंड को से लेंगे, तो इस वजह से वर्ड जो है अकाउंट पेएबल का। अकाउंट का मतलब मैंने आपको बताया था ना कि कोई ना कोई रिकॉर्ड है, तो हम क्या करते हैं, जिससे भी जो सप्लायर्स होता है उससे जब हम कोई भी सामान मर्चेंडाइज है ऐसे से लेते हैं तो उसके नाम से रिकॉर्ड करते हैं कि इस सप्लायर्स को हमने पेमेंट करनी है, तो इस वजह से कहते हैं अकाउंट पेएबल, और उसके साथ में इसका क्या आ जाता है, नाम आता है। अब सर्विस अगर देखें, अगर आप सर्विस देखें, सर्विस अगर क्रेडिट पे परचेस करते हैं, क्या करते हैं, सर्विस एक्वायर्ड ऑन क्रेडिट, अगर सर्विस लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ऑडिटर्स हैं, कंपनी का ऑडिट होता है, उनकी आपने सर्विस लिए ऑडिट करवा लिया, लेकिन पेमेंट आपने नहीं, आपने कहा 1 मंथ बाद आपको देंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको पेएबल लिखेंगे, लेकिन वहाँ पर वर्ड जो है अकाउंट पेएबल का भी वर्ड यूज़ किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली लोग क्या लेते हैं, जैसे ऑडिट फी पेएबल हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, हमने जो है हमने जो है अकाउंटेंट की सर्विस, ऑडिटर्स की सर्विस ले चुके हैं लेकिन पेमेंट नहीं की, तो ऑडिट फीस पेएबल हो गया। बैंक से, जैसे मैंने बताया कि बैंक से लोन लेते हैं, तो बैंक जो है बैंक को आपको क्या पे करना होता है, इंटरेस्ट पे करना होता है। तो अब क्या हुआ, इंटरेस्ट अब बैंक को देना है, हमने दिया नहीं है, मैंने हर जो है बैंक का जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसी होती है, उसे जो है मंथली या ईयर के एंड पर जो है वो उसको देना पड़ता है। और कभी कभार क्या होता है कि बैंक जो है आपको कहता है कि सही मैं आपको 5 ईयर्स के लिए दे रहा हूँ, आप मुझे 5 ईयर्स के बाद देंगे, मेरा जो प्रिंसिपल है जो ओरिजिनल अमाउंट है और प्लस इंटरेस्ट के साथ। तो कंपनी क्या करती है, इसको रिकॉर्ड करती है हर साल या हर महीने जो है वो उसको इंटरेस्ट को जो रिकॉर्ड करती है, लेकिन दिया तो नहीं है इंटरेस्ट तो हम कब करेंगे, बाद में पे करेंगे, वो हमारा कहलाता है इंटरेस्ट पेएबल, सही ना, इंटरेस्ट पेएबल कहलाएगा। तो सोन जो भी है
कंसल्टेशन फीस पेएबल। तो ये वर्ड्स आप तो अकाउंट पेएबल जो वर्ड्स इस्तेमाल होता है वो नॉर्मली एसेट की परचेज़ के लिए करते हैं। और सर्विस अगर आप परचेज़ कर रहे हैं ऑन क्रेडिट, लोगों की सर्विस आप ले रहे हैं, एक्वायर्ड कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, तो वहाँ पर क्या नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, उनके वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जो उनकी फ़ीस है। अकाउंट पे जैसे ऑडिट फीस पेएबल हो गया, इंटरेस्ट पेएबल हो गया, सही है। सैलरीज हो गई तो सैलरीज पेएबल हो गई, राइट, सैलरीज हो गई। रेंट हो गया तो रेंट पेएबल हो गया, राइट। तो सर्विस के लिए नॉर्मली पेएबल का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके साथ उस जो नेचर की ट्रांजेक्शन हुई है उसका नाम जो है वो लिख देते हैं। क्लियर बात होगी। अच्छा, यहाँ पर एक और अगर आप देखें तो हमने क्या कहा था, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन में एक और वर्ड्स आ जाता है, यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ। हम क्या करते हैं, कभी कभार क्या होता है कि उसको हम एडवांस में, जैसे कोई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका काम क्या है, लोगों को सर्विस देना। तो कभी कभार क्या होता है कि सर्विस आप के पैसे जो हैं वो आप पहले ले लेते हैं एडवांस में, एडवांस रेवेन्यू जिसे कहते हैं। एडवांस रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि अभी आपकी क्या कंपनी है, ऑडिट कंपनी है, आपने किसी कंपनी का ऑडिट करना है तो अपनी सर्विस देनी है, लेकिन आपने उस कंपनी से एडवांस में पेमेंट ले ली, तो अब क्या है, आप पे क्या ऑब्लिगेशन तो आ गया। अब पेमेंट आपको नहीं करनी है, आपको क्या करना है, जो अमाउंट आपने रिसीव किया है और जो सर्विस आपने आपसे तय हुई थी, एग्री हुई थी, वो सर्विस आपको उसको प्रोवाइड करनी है। उसको कहते हैं एडवांस रेवेन्यू, या उसको हम कहते हैं अनअर्न रेवेन्यू। मैंने रिवर्स रेवेन्यू लिखा है, अनअर्न इनकम लिख दें, अनअर्न फीस लिख दें। तो अनअर्न का मतलब क्या होगा, ये भी ऑब्लिगेशन में आता है। तो अब ये तमाम जो है लायबिलिटी किस में आती है, करंट। क्यों, क्योंकि इनको हमें विद इन दी 1 ईयर जो है या 1 ऑपरेटिंग साइकिल में जो है उसको सेटल करना होता है फ्रॉम द इनिशियल डेट। क्लियर बात होगी। अब आ जाते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म से, जैसे नाम से मैंने आपको बताया था कि 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर जो है सेटलमेंट होगी, वो हमारी क्या कहलाती है, नॉन करंट लायबिलिटी, जैसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म। जैसे आपके पास एक वर्ड्स होता है बॉन्ड पेबल। क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। बॉन्ड पेबल, बॉन्ड पेबल का मतलब क्या होता है कि कभी आपको जो है अपनी बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो कैपिटल या तो जो है पैसे की फंड की रिक्वायरमेंट होती है, कैसे, तो फंड जो है, ये फंड या तो जो है ऑनर प्रोवाइड करे, या फंड जो है आप जो है बैंक से ले लें या बाहर के आउटसाइडर इन्वेस्टर से ले लें। तो कंपनी क्या करती है, एक सर्टिफिकेट इशू करती है और वो जो है लोगों से, पब्लिक से जो है पैसा एक्वायर करती है बिज़नेस के लिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, बॉन्ड देते हैं, वो इसको कहते हैं बॉन्ड पेबल। तो बहुत सारी कंपनीज हैं, इवन कि गवर्नमेंट जो है वो, जब गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, अपने जो है अफेयर को जो है वो रन करने के लिए, तो वो क्या करती है, पब्लिक से, पब्लिक कुछ भी हो सकती है, इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, इवन कि कंट्रीज़ हो सकती हैं, तो वो क्या करते हैं, बॉन्ड करते हैं। बॉन्ड नॉर्मली कैसे होते हैं, बॉन्ड जो है लॉन्ग टर्म होते हैं, 5 ईयर्स बॉन्ड, 10 ईयर्स, ये सही है। इसके अलावा डिबेंचर्स होते हैं। डिबेंचर भी जो है, डिबेंचर भी जो है वो यही है, बॉन्ड पेबल ही है, डिबेंचर्स होते हैं। इसी तरह से आपके पास जो है लॉन्ग टर्म लोन है, तो ये तमाम की तमाम क्या होती हैं, ये तमाम की तमाम जो लॉन्ग टर्म लोन है, ये 5 ईयर्स, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 10 ईयर्स, इस बेस पे जो है ये लायबिलिटी ऑब्लिगेशन को सेटल करना होता है। तो ये हमारी कहलाती है नॉन करंट। यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर दूँ, अकाउंट पेबल भी होता है। एक और चीज़ हमारे पास यहाँ पर आता है, उसे हम कहते हैं, एक और भी होता है जिसमें हम कहते हैं नोट पेबल। सही, नोट्स पेबल होते हैं, ये भी हम बाद में बताएंगे इसको, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको हिंट्स दे देते हैं। नोट्स पेबल का मतलब क्या होता है कि आपने, जैसे अकाउंट पेबल है कि पैसे देने हैं, कभी कभार हम जो है इन रिटर्न प्रॉमिस कर देते हैं। इन रिटर्न प्रॉमिस का मतलब क्या होता है, लिखा हुआ एक प्रॉमिस कर देते हैं और उसको लिखकर जो है अपनी साइन वाइन इंडोर्स करके जो है सप्लायर्स को दे देते हैं। वो एक एज अ लीगल डॉक्यूमेंट कहलाता है, सही ना। उसकी नोटराइजेशन होती है। नोटराइजेशन मतलब होता है कोई ना कोई लॉयर्स या कोर्ट के तरीके से इस पर नोटराइजेशन होती है, लिख दिया जाता है, तो वो एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट करता है। अब जो हमारा नेक्स्ट जो है वो क्या है, हम उसको बताएंगे आपके बारे में, कैपिटल के बारे में बताएंगे। चलिए आए देखते हैं कैपिटल के बारे में। कैपिटल का डिस्कस करते हैं। कैपिटल एक ऐसा वर्ड्स है जो कि
अक्सर होता है कि भाई हमारे पास कैपिटल नहीं है। तो कैपिटल जो है नॉर्मली क्या आता है, ऑनर की सेविंग से आता है, यानी कि ऑनर के अपने पैसे। मैंने आपको बताया था एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स आर रिसोर्सेज। एसेट्स हमारे पास क्या होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि रिसोर्सेज का मतलब होता है कि वो मीन जो कि किसी बिजनेस के रनिंग के लिए जो है वो ज़रूरी हो, रनिंग मीन्स चलाने के लिए, तो वो हमारे क्या आते हैं, एसेट्स। अब ये एसेट्स आते कहाँ से, तो हमेशा याद रखें एसेट दो तरीके से आते हैं, या तो लाइब्रेरी थ्रू आएंगे या फिर जो है ऑनर्स अपने पास से देगा। तो बिज़नेस जब स्टार्ट करते हैं तो ऑनर जो बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करता है तो वो क्या कहलाते हैं, उसका कैपिटल कहलाता है, और वो जो कैश उस बिज़नेस में आ जाता है तो वही बिज़नेस के लिए क्या कहलाता है, एसेट कहलाता है। तो इसका मतलब है रिसोर्सेज जो है कहाँ से आएगा, किसी न किसी सोर्स से आएगा। रिसोर्सेज कहाँ से आएगा, सोर्स से आएगा। और सोर्स का मतलब क्या होता है कि एक्चुअली आया कहाँ से। जैसे सन है तो सन जो है वो सोर्स है किस चीज़ का, आपकी सनलाइट का। तो लाइट जो है रिसोर्सेज है फ्रॉम सन। तो इसी तरह से जो भी एसेट्स आ रहे हैं वो रिसोर्सेज हैं, वो आ कहाँ से, सोर्स है। और सोर्स कौन प्रोवाइड करता है, सोर्स जो है वो ऑनर प्रोवाइड करता है। अगर हम कहते हैं कि एसेट जो है, मैंने एक एग्जाम्पल दी थी, कोई बिज़नेस है, बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कितना चाहिए, 200 चाहिए। तो ये 200 जो है मैंने आपको कहा कि 200 हमें बिज़नेस को चाहिए, तो इससे आपके पास क्या आएंगे, एसेट्स आएंगे उस बिज़नेस के लिए। अब हमने कहा कि इसको हमने 2 तरीके से जो है सोर्स प्रोवाइड किए, ठीक है। ये रिसोर्सेज हो गया, हमने कहा इसको एक या तो हमने लाइब्रेरी के थ्रू किया, या हमने कहा इसको हमने जो है ऑनरशिप के तरीके से, ऑनर्स। और ऑनर्स को क्या कहते हैं हम, कैपिटल कहेंगे, और ये लाइब्रेरी होगी। तो इसका मतलब हुआ, मैं कहता हूँ कि इस 200 में से ये हुए 50,000 के, 50,000 इसने दिए और इसने कितने दिए, 150 के। तो ये 50 से ये 200 टोटल आया, तो 200 में से 50 के लाइब्रेरी यानी उधार से लिए हमने, और 150 के जो है वो हमने जो है ऑनर ने अपने पास से दिए। तो बिजनेस में टोटल एसेट्स कितने आ गए। तो इसका मतलब है इन दोनों का क्लेम इस एसेट पर है। तो ये कह सकता है कि भाई मेरे इस 2 लाख में से मेरे 50,000 के एसेट्स हैं, ये कह सकता है कि 150। तो इसी वजह से कहा जाता है द ऑनरशिप क्लेम ऑन द टोटल एसेट इज ऑनर्स इक्विटी। लेकिन बाद में सेटलमेंट तो कौन करेगा, बाद में सेटलमेंट बिजनेस ही करेगा ना। तो इसका मतलब हुआ कि एसेट्स का मतलब हुआ कि जितने भी बिजनेस में एसेट्स हैं, चाहे वो किसी भी थ्रू से आए हों, तो एट द एंड ऑफ द बिजनेस या हमारा जो है हम कहेंगे कि वो टोटल एसेट्स किससे बिलोंग करते हैं, वो ऑनर से बिलोंग करते हैं। देखिए सिंपल वर्ड में कहा जाता है कि कैपिटल आर सोर्स, या लिखा ना, कैपिटल इज द सोर्स ऑफ बिजनेस विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द बिजनेस। तो यहाँ जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है सोर्स का किया गया है। तो सोर्स क्या है, तो सोर्स है जो एसेट्स आ रहे हैं वो एसेट्स आए कहाँ से। और क्लेम क्यों कहा जाता है कि इन टर्म्स ऑफ लिक्विडेशन, अगर कंपनी ख़त्म हो जाती है तो जितने भी नेट एसेट्स हैं, जो एसेट्स बच चुके हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो ऑनर को ही जाते हैं। अब दूसरी सूरत में देखें, कैपिटल जो है, कैपिटल के साथ में मैंने आपके जो है ना, कैपिटल जो है वो जो है बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती। या तो आप इन्वेस्टमेंट कब करेंगे, जब आपने एक्सपेंशन करनी है, ठीक है, जब आप करेंगे। नॉर्मली जो है अगेन एंड अगेन जो है इन्वेस्टमेंट नहीं होती, क्योंकि अगर आपने इन्वेस्टमेंट ही करते जाएंगे तो बिज़नेस तो नहीं चल रहा ना। तो कोशिश होती है कि बिज़नेस से ही अर्निंग करके बिज़नेस में ही जो है इन्वेस्ट किया जाए और उसको बिज़नेस को जो है एक्सपेंशन की जाए, ठीक है। हाँ, जब एक्स्ट्रा आपके पास बिज़नेस एक्सपेंशन करना है और आपके पास जो बिज़नेस में मौजूद एसेट्स हैं वो इनफ नहीं है, सही ना, सफिशेंट नहीं है, तो फिर उस सूरत में जो है हमें एडिशनल कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ता है, हम फिर जो है इन्वेस्टमेंट लेते आते हैं, राइट। तो कैपिटल इस तरीके से 2 सूरत में आ सकता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखें, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखें तो कितने किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो 3 किस्म के होते हैं। एक जो है तो सोल प्रोप्राइटरशिप, राइट। एक आपके पास होता है पार्टनरशिप, और एक होता है हमारे पास शेयर होल्डिंग कंपनी। हम बिज़नेस को 3 टाइप्स में एज पर देयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हम जो है वो दे सकते हैं, या ऑनरशिप के लिहाज से। ऐसा बिज़नेस
जिसमें वन ऑनर होगा वो हमारा क्या कहलाता है, सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाता है। पार्टनरशिप क्या है, पार्टनर्स, यहाँ पर मोर देन वन हो, मोर देन वन ऑनर, और यहाँ क्या होगा, वन ऑनर, राइट। तो पार्टनरशिप 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। सर्टेन बिजनेस की सर्टेन लिमिटेशन है कि कितने पार्टनर्स वहाँ पर होंगे। वो आपको जो है, जब आपने POC पढ़ा होगा, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस पढ़ा होगा, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स पढ़ा होगा, तो उसमें लिखा होगा कि हर बिज़नेस की अपने जो है लिमिटेशन होती है कि कितने मैक्सिमम पार्टनर रख सकते हैं, राइट। तो हम अभी उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो मोर देन अगर जो है कैपिटल प्रोवाइड करने वाले 2 लोग हों, वो दोनों ही चला रहे हों, या उसमें से कोई एक भी चला रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है वो दोनों तरफ से आई हो, तो ऐसे बिजनेस को हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप। अब शेयर होल्डिंग कंपनी क्या है, शेयर होल्डिंग कंपनी का मतलब होता है कि ऐसी बिजनेस, अब इसमें भी 2 किस्म के होते हैं, इसमें भी कितने किस्म के होते हैं, 2, एक प्राइवेट होती है, एक पब्लिक होती है। एक प्राइवेट होती है और एक कौन सी होती है, एक पब्लिक होती है। प्राइवेट का मतलब होगा कि चंद लोग जो है बिजनेस स्टार्ट करते हैं और वो कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत करते हैं। किसके तहत करते हैं, कंपनी ऑर्डिनेंस का मतलब होता है लॉ, इसको कहते हैं लॉ। लॉ, किसी लॉ के तहत जो कंपनी, हर कंट्री का जो अपना लॉ होता है, जो उसके कॉमर्स लॉ कहते हैं, या कंपनी इस्टेब्लिशमेंट करने का जो लॉ होता है, वो लॉ के तहत जो कंपनी इस्टेब्लिश होती है। तो अगर प्राइवेटली का मतलब क्या होगा कि अगर चंद लोगों का है और उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट किए, तो उनको हर इन्वेस्टमेंट का क्या होता है, अपना शेयर होता है। शेयर का मतलब है हिस्सा, पार्ट, तो उनका वो कहलाता है शेयर होल्डिंग कंपनी, कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत, ठीक है। पब्लिक लिमिटेड का, जब इन्वेस्टर्स जो हैं या इन्वेस्टमेंट जो है आम आवाम जो है वो करती है, पब्लिक करती है, पब्लिक से आप जो है इन्वेस्टमेंट करवाते हैं अपनी बिजनेस में, तो वो कहलाती है, क्या कहलाती है, वो पब्लिक लिमिटेड कहलाती है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अमेज़ॉन है, पब्लिक लिमिटेड है, या बैंक्स नॉर्मली जो होते हैं तो वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो बस ध्यान में रखिएगा ये पब्लिक। तो अब इसका मतलब है कि ये जो कैपिटल आता है बिजनेस में, तो वो कितने तरीके से आ सकता है, वो 3 तरीके से आ सकता है। या तो सोल प्रोप्राइटर, एक ही ऑनर होगा, वही इस बिज़नेस का मालिक होगा, वो वन ऑनरशिप में कराएगा, पार्टनर मोर देन वन हो जाएंगे, और शेयर होल्डिंग कंपनी। तो इस तरीके से जो बिज़नेस में कैपिटल आते हैं। क्लियर बात होगी। अब अगर आप इसको देखें, यहाँ मैंने लिखा है ऑनर, ऑनर इक्विटी। ऑनर इक्विटी होता क्या, ऑनर इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल ही को कहते हैं। तो ऑनर इक्विटी में कैपिटल है, राइट, कैपिटल है, कैपिटल आपके पास आ गया है। इसके अलावा क्या आ सकता है ऑनर इक्विटी में, या फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। तो ये चीज़ के लिए हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा सोल प्रोप्राइटरशिप का, राइट, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए हो जाएगा। अगर ऑनर इक्विटी पार्टनरशिप का है, ऑनर इक्विटी किसका है, पार्टनर्स का है, तो क्या होगा, पार्टनर ए कैपिटल, पार्टनर बी कैपिटल, और क्या हो सकता है इसमें, प्रॉफिट आ सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये हो सकता है। इसी तरह से अगर शेयर होल्डिंग कंपनी, तो क्या होगा, उसको कहते हैं शेयर्स कैपिटल, शेयर्स कैपिटल होगा। इसमें होता है रिटेन अर्निंग, इसमें हो सकता है रिजर्व, राइट। तो ये हमारे पास क्या आती है, जब अगर स्ट्रक्चर अलग होगी, तो जो कैपिटल होंगे और जो ऑनर इक्विटी होगी, उसे हम कह सकते हैं, अगर सिर्फ ऑनर इक्विटी में सिर्फ क्या है, शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल रहेगा। रिटेन अर्निंग का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट को रिटेन अर्निंग। रिजर्व का मतलब होता है कि कोई अमाउंट जो है वो डिफरेंट पर्पस के लिए आपने रिजर्व कर दिया हो, ठीक है, उसको रिजर्व कहते हैं। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप होगी तो क्या होगा, सिर्फ कैपिटल होगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या आ सकता है, यहाँ पर जो है ड्राइंग आएगी, लेकिन ड्राइंग जो है वो माइनस में होगी, ड्राइंग, इस वजह से मैंने ड्राइंग को नहीं लिखा।
पार्टनर्स के क्या होंगे, पार्टनर जितने पार्टनर्स होंगे आपके पास 2, 3, 4, 5 जितने पार्टनर उनके नाम से आएगा और उनका प्रॉफिट आ जाएगा। सही है। तो यहाँ पर जो है मैंने बताया कि किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ऑनर इक्विटी को। तो बात क्लियर हो गई यहाँ पर। क्यों हमने प्रॉफिट और यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि प्रॉफिट होता किसका है, तो प्रॉफिट एक्चुअली जो है वो किसका होता है, ऑनर्स का होता है। तो ये बिलोंग किससे करता है, प्रॉफिट ऑनर से बिलोंग करता है। तो इस वजह से उसको हमें क्या कहना पड़ता है, ऑनर्स इक्विटी में। क्यों, देखिए आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, आपने बिज़नेस स्टार्ट किया 1 मिलियन से, आपने सेल्स की, जो भी आपका बिज़नेस है इसको रनिंग किया, अब आपको प्रॉफिट होगा पूरे साल का, वो होगा 200। तो अब बताइए ये, अब मैं पूछूं आपसे कि ऑनर की इक्विटी कितनी है, क्योंकि जब ऑनर ने इन्वेस्टमेंट की थी वो कितने से की थी, 1 मिलियन से, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसको प्रॉफिट भी हुआ, तो प्रॉफिट हुआ कितना, 200। तो अब उसके बाद जो ऑनर इक्विटी में आएगा 1.2 मिलियन, तो हम वो कहेगा कि मेरे पास अब जो है 1.2, क्योंकि प्रॉफिट किसका होता है, वो हमेशा ऑनर का होता है। इसी तरह लॉस अगर हो जाता है, बिजनेस को लॉस होता है, इसको रिवर्स कर लें, 1 मिलियन से जो है स्टार्ट किया था, तो टोटल कैपिटल था एट द टाइम ऑफ बिजनेस जो है 1 मिलियन था, लेकिन पूरे साल भर उसने बिजनेस चलाया, लॉस हो गया, 200 का लॉस हो गया, तो अब कितना होगा, 800 का जो है उसका कैपिटल हो जाएगा। इसी कैपिटल से मुतालिक, ऑनर इक्विटी से मुतालिक जो है एक और टर्म जो है हम यहाँ पर आपको बताते हैं। यहाँ मैंने एक और लफ्ज़ दिया ड्राइंग, यहाँ मैंने एक और वर्ड दिया है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है पुल आउट। पुल आउट का मतलब निकाल लेना, क्या निकाल लेना, और कौन निकालेगा। अब देखिए बिजनेस से, किसमें बिजनेस है, और बिजनेस में अगर एम्प्लॉय निकालेंगे तो वो तो चोर कहलाएंगे, लेकिन अगर ऑनर उस बिजनेस में से कोई भी एसेट अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालेगा तो वो उसकी क्या कहलाएगी, ड्राइंग्स कहलाएगी। तो ड्राइंग्स कहते हैं द कैश और गुड्स और एसेट्स टेकन अवे बाय द ऑनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग। तो ड्राइंग हमेशा क्या होगी, ड्राइंग हमेशा क्या होगी कि फॉर पर्सनल यूज़। अब ये जो है किसको अलाउ होता है, ये अलाउ होता है या तो पार्टनरशिप में या फिर जो है सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है। आपके पास जो शेयर होल्डिंग कंपनी है ना, वहाँ पर जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, वहाँ पर प्रॉफिट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। तो क्योंकि पार्टनरशिप में और सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि जितना भी प्रॉफिट होता है वो ऑनर इक्विटी में चला जाता है। अगर पार्टनरशिप होते हैं, जो भी उनके दरमियान एग्रीमेंट होते हैं, जो रेशो में पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है वो उसमें से ले लेते हैं, तो वो अपने पर्सनल नीड्स को जो है वो इस तरह से फुलफिल करते हैं। लेकिन अगर सोल पार्टनरशिप है तो उसका भी प्रॉफिट जो है उसके ऑनर में चल जाता है। तो अब उसको अपनी पर्सनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बिजनेस से निकालना पड़ेगा, कोई ना कोई एसेट्स कैश की फॉर्म में निकाल सकता है या अदर देन कैश निकाल सकता है। तो वो जो है हमारी क्या कहलाती है, ड्राइंग कहलाती है। ये ड्राइंग जो है वो शेयर होल्डिंग कंपनी में नहीं होती, राइट। उसमें क्या होता है कि डिविडेंड होता है, उसमें क्या होता है, डिविडेंड होता है। वो डिविडेंड मतलब होता है कि प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट कर जाए इन्वेस्टर्स को, वो हमारा कहलाता है डिविडेंड, डिविडेंड उसको कहते हैं। क्लियर बात होगी। तो ड्राइंग्स का मतलब क्या होगा कि जब भी ऑनर अपनी ज़रूरियात के लिए, पर्सनल नीड्स के लिए जो है जो एसेट्स उस कंपनी से विड्रॉ करता है वो उसकी क्या कहलाती है, ड्राइंग कहलाती है। तो ड्राइंग का इफेक्ट कहाँ पड़ता है, कैपिटल। तो ड्राइंग से जो है कैपिटल क्या हो जाता है, डिक्रीज़ कर जाता है। सही है। ड्राइंग जो है वो कैपिटल को क्या कर देती है, डिक्रीज़ कर देती है। क्लियर। तो यहाँ पर हमने जो है आपको 3 मेन जो है आपको क्या बताए हैं, यहाँ पर 3 मेन जो है आपको टर्म्स बताएं। लायबिलिटीज़ बताई, लायबिलिटीज़ की टाइप्स बताई, कैपिटल बताए, कैपिटल की टाइप्स बताई, और साथ साथ में आपको ड्राइंग भी बताएं। क्लियर होगी। तो अब नेक्स्ट जो हमारा जो पार्ट है वो पार्ट 3 होगा, जिसमें हम फर्दर जो है जो बेसिक टर्म्स हैं उसको देखेंगे। क्लियर।